ओके, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो उसके अंदर जो भी मेजर पॉइंट्स थे, ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने 100% सब कुछ कवर कर लिया। जो भी मेजर पॉइंट्स थे, लाइक ऑलमोस्ट 95% हमने कवर कर लिया है। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करें। सो हम यहाँ से फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है कि सर ये पहले पढ़ा दीजिए, तो हम लोग उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स के अलावा जितने भी मेजर टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। सो कॉम्प्लेक्स से शुरुआत किया जाए। बताएं एक बार, कॉम्प्लेक्स से डिस्कशन को स्टार्ट करें फिर आज का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिकली। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये बेसिक पॉइंट्स हम लोग अब डील करने वाले हैं। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स ने जो हमारा चैप्टर है आज का, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आयोटा वाई, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होता है, सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो a प्लस आयोटा बी लिखते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी तरीके से जो आप x प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। क्लियर है? तो पहला डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये जो फॉर्म आपने लिखी है x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि इसमें x एंड y है, इसलिए इसको बोला जाता है कार्टेशियन। इसको क्या बोला जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ x कॉमा y, तो बेसिकली इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? पॉइंट फॉर्म, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। और अगर इसे हम लोग बोलते हैं r एंगल थीटा, सो दिस वन विल बी ओवर पोलर फॉर्म। बट इन जनरल हम लोग कभी दिस वन इज एक्चुअली जो आपके पास में r प्लस ई टू द पावर आयोटा थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये यूलर्स फॉर्म होता है, ना कि पोलर फॉर्म। पर इन जनरल जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो बहुत सी बार हम लोग इसी को पोलर फॉर्म बोल देते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या होता है, यूलर्स फॉर्म क्या होता है, पॉइंट फॉर्म क्या होता है, एंड कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। मेरे ख्याल से पहले पॉइंट में किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या फिर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होगी उनके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जो मेन थ्योरम्स होती है
वो तो सभी स्टूडेंट्स को आ जाती है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो हम लोगों को समझ नहीं आते, और ऐसे में हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और वो बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ ही नहीं आते। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है रियल पार्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। अगर आप बोल रहे हैं कि सर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जो x आपका होगा यहाँ पर वो x होगा रियल पार्ट, एंड y जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये y होने वाला है आपका इमेजिनरी पार्ट। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रियल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वर्टिकल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि सर ये जो आपके पास में डिस्टेंस है ये अगर x है, ये जो आपके पास में डिस्टेंस है अगर ये y है, तो जो x कॉमा वाई पॉइंट होगा वो इस जगह पर होने वाला है। तो ये आपने मेंशन कर दिया x कॉमा वाई। अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है बेटा r। इस r में अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, तो इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि x को और y को इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, x को एंड y को इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। देखिए x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा बोला जा सकता है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होने वाली है। साथ में ये जो r है ये होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ z, और ये मॉड्यूलस ऑफ z कैसे फाइंड किया जाता है, ये दिया जाता है बेटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे दिया जाएगा यहाँ पर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो एंगल थीटा है इस एंगल थीटा को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आर जी ऑफ z विच इज एक्चुअली थीटा। और इस थीटा की अगर मैं बात करूं तो इस थीटा को यहाँ पर लिखा जा सकता है tan इनवर्स y अपॉन x। सो मुझे लगता है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैंने यहाँ पर लिखा है और जो मॉड्यूलस ऑफ z मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सब पॉइंट्स में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो z मैंने अभी डिफाइन किया है, अगर मैं उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करूँ यहाँ पर, सो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर x, तो x इज r cos थीटा प्लस आयोटा, व्हाट इज y, y इज r sin थीटा। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ से r हमने कॉमन ले लिया और ये बन गया बेटा आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, बेसिकली इसको बोला जाता है e टू द पावर आयोटा थीटा। इसको क्या बोला जाएगा बेटा यहाँ पर, e टू द पावर आयोटा थीटा। सो यहाँ से ये फॉर्मूला भी अब आगे से आप याद रखेंगे, बहुत सी बार ये यूज होता है, e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको भी आप आगे से बेटा याद रखें। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं r एंगल थीटा। तो मैंने जितने भी फॉर्म्स हो सकते थे उन सब के अंदर यहाँ पर इन्हें मेंशन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज जो आर्ग्यूमेंट z दिया जाता है। देखिए आर्ग्यूमेंट z एंगल जो है वो कितना भी हो सकता है, पर जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। मतलब जो आर्ग्यूमेंट जब भी आप डिफाइन करेंगे तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जहां पर भी टर्म आर्ग्यूमेंट आ जाता है, मतलब ये एक्चुअल में इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको आप एक्चुअल में बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो जब भी स्टैंडर्ड रेंज की बात की जाएगी तो ये थीटा की जो स्टैंडर्ड रेंज दी जाती है बेटा वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में दी जाती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। शायद स्कूल लेवल पर हमने ये चर्चा की थी
ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जब मैं बात करूँ अगर स्कूल लेवल की, तो स्कूल लेवल पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर n हमें दी जाती है, तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि इसे लिखा जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सर ये क्या चीज़ होती है? बेसिकली इसे बोला जाता है डी मूवर्स थ्योरम। आप नाम याद रखिए ना रखिए, पर इस रिलेशन को याद रखें, क्योंकि ये रिलेशन बेसिकली बहुत सी बार यूज़ किया जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई टू द पावर आयोटा थीटा बोला जाता है और उसकी पावर है n। तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है ई टू द पावर आयोटा थीटा। देखिए कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, इसको ऐसे लिखना गलत नहीं होगा, सो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में अगर और देखना चाहें, तो हम जानते हैं लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y अगर हमें दिया गया हो, तो ये बन जाएगा r ई टू द पावर आयोटा थीटा। इसका अगर मुझे फाइंड करना हो बेटा कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट आप सभी स्टूडेंट समझते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू z बार। कुछ इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ जगह पर हम लोग देखते हैं इसको z स्टार से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये रियल पार्ट को एज इट इज रखा जाएगा और जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन बदल दिया जाता है। मतलब ये बन जाएगा r ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ z बार एंड मॉड्यूलस ऑफ z, तो इन दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता। ध्यान रखना z बार का मॉड्यूलस एंड z का मॉड्यूलस वो बिल्कुल सेम आने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर होता है। बस ये आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर मैं और आपको यहाँ पर बताऊं, तो z बार इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। देखिए एक और प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं, इफ z इक्वल्स टू r ई टू द पावर आयोटा थीटा हमें दिया गया हो और मैं बात करूं यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z, तो इसको अगर मैंने मान लिया लेट अस सपोज r1 या r ही मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अगर इसको मैं मान लेता हूँ बेटा r एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको अगर मैं मान लेता हूँ थीटा, तो जेड एन ये क्या होता है? ये होगा r ई टू द पावर आयोटा थीटा। सो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में? ऑफ कोर्स n करेंगे ना आप इसकी पावर। सो इसकी पावर जब आप n करेंगे तो ये बन जाएगा आर एन ई टू द पावर आयोटा एन थीटा। सो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है मॉड्यूलस ऑफ जेड एन इक्वल्स टू आर एन एंड माय डियर स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एन इक्वल्स टू एन थीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप इमेज ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है इसकी जितनी पावर करेंगे उतनी ही पावर मॉड्यूलस और उतने ही टाइम्स आर्ग्यूमेंट आपको दिखाई देगा। एक बार जल्दी से बोल दीजिए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई सभी स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा। इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई सभी स्टूडेंट्स? क्लियर है? ओके सो मूव करते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे, तो आप आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर z की पावर n कर दिया जाएगा तो मॉड्यूलस के अंदर r की पावर n हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट में n टाइम्स हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज let us suppose let z1 equals to r1 e to the power
iota theta 1 and z2 equals to r2 e to the power iota theta 2, z1 z2 equals to r1 r2 e to the power iota theta 1 plus theta 2. सो मुझे नहीं लगता किसी को इस पॉइंट के अंदर कोई समस्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही कुछ आने वाला है। और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं z1 डिवाइड बाई z2 इक्वल्स टू r1 डिवाइड बाई r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास में z1 z2 इक्वल्स टू, अगर मॉड्यूलस आप देखेंगे तो ये बन जाएगा बेटा r1 r2। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर ये z1 का मॉड्यूलस है और ये z2 का मॉड्यूलस है। तो देखिए कितना अच्छा प्रॉपर्टी आपके सामने आ चुका है। अगर दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का प्रोडक्ट है उसका आपको अगर मॉड्यूलस फाइंड करना है तो इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल उनके मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय z2 तो ऑफकोर्स ये कितना आ रहा है आपके पास बेटा r1 बाय r2। सो आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल मॉड्यूलस जो है उनके रेशियो के बराबर आने वाला है। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, मैं आपको पहले वो बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में मैं आपको कुछ कोर फैक्टर्स जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमें जानने हैं उनके ऊपर स्टडी करवाएंगे, क्योंकि पहला पॉइंट बेसिक से ही पूछा जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी में 2 पार्ट मैंने बनाए थे वैसे यहाँ पर भी बेटा 2 पार्ट है। चलिए सो अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट, ये देखिए मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, मैंने ऊपर इसके बारे में सब कुछ मेंशन किया है, उससे कंपेयर करके लिख रहा हूं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आर्ग्यूमेंट ऐड हो रहा है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसी तरीके से बेटा अगर दोनों को डिवाइड करेंगे आर्ग्यूमेंट z1 बाय z2 इक्वल्स टू theta 1 minus theta 2, so it will be like argument of z1 minus argument of z2। next property will be, एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बेटा सभी स्टूडेंट्स बता दो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं तो फिर आगे। मान लीजिए आपको दे दिया जाए मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो ऑफकोर्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सर मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर, लाइक जैसे होल स्क्वायर आप ओपन करते हैं। सो ये इक्वल आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। अच्छा पॉइंट इसके ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको प्रूफ किया जाए या नहीं किया जाए। अगर आप चाहें तो मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इसको डायरेक्ट लिख के आगे बढ़ सकता हूँ। जरा बताएं क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है या डायरेक्ट आगे बढ़ो, क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है? प्रूफ भी किया जा सकता है बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बार जल्दी से बताएं, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपको प्रूफ चाहिए नहीं तो अननेसेसरी आपके 5 मिनट खराब होंगे। अगर आपको प्रूफ चाहिए और मैं बताऊं नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट रह जाएगा। जल्दी से बताएं आपको क्या प्रूफ की जरूरत है। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों पार्ट लाइक प्रूफ भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट भी आगे बढ़ सकता हूँ। जल्दी बोले प्रूफ की जरूरत है या सुनो। ओके यस, देखिए बेटा अगर z1 प्लस z2 ये मॉड है, इसका होल स्क्वायर मुझे ओपन करना है, तो मैं लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 z1 प्लस z2 का होल बार।
सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने? अरे अभी अभी तो बेटा आपको बताया था z1 z बार इक्वल्स टू इसके होता है, तो हमने इसी प्रॉपर्टी की मदद से इसको ऐसा लिख दिया। अब देखिए जरा, ये तो एज इट इज z1 प्लस z2, इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार। सो सिमिलरली जब अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास में z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 प्लस z2 z2 बार। सो जो पहला टर्म है इसको लिखा जा सकता है मॉड्यूलस ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा z1 z2 बार प्लस, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ z1 z2 बार का होल बार। जब होल बार हटाऊंगा तो z1 पे बार आ जाएगा और z2 से बार हट जाएगा। ये मैंने जानबूझ के किया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और ये बन जाएगा बेटा आपका z2 बार का मॉड्यूलस ऑफ z2 बार का होल स्क्वायर। देखिए ये आपको पता होना चाहिए z प्लस z बार इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है। तो ऐसे में आप लिख सकते हैं सर ये बन गया z1 होल स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। जरा बता दीजिए बेटा आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? देखिए अब मैं सिमिलरली करके यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये स्क्वायर z2 का भी स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। मुझे लगता है कि अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से कुछ और प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो कभी कभी कुछ इस तरह का केस हमें देखने को मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल्स टू k। देखिए समझिए इस बात को, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं आपको कि एग्जैक्टली क्या है, तो z कौन है x प्लस आयोटा y माइनस z नॉट कौन है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट इक्वल्स टू k, इक्वल्स टू k। देखिए बेटा ध्यान से, अगर यहाँ मॉड्यूलस लगा हुआ है तो शायद इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x1 माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू k स्क्वायर विथ इसका मॉड्यूलस, सॉरी अब मॉड्यूलस ले लीजिए तो ये बन जाएगा बेटा x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। और क्लियरली आप बोल सकते हो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो यहाँ पर अगर हम लोग फाइंड करें इस सर्किल का सेंटर, तो बेटा ये सेंटर हो जाएगा आपका x नॉट कॉमा वाई नॉट, और इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी आपके पास में k। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप कहेंगे कि सर अगर ये हमें दिया जा रहा है कहीं पर भी, तो मैं यहाँ से कहूँगा कि सेंटर जो होगा वो z नॉट होगा। z नॉट का मतलब कौन हो गया बेटा x नॉट कॉमा वाई नॉट, और रेडियस जो होगी वो बन जाएगी आपके पास में k। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। देखिए अगर आप देखिए यहाँ पर e टू द पावर आयोटा थीटा, सो ये बहुत बार ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती है कि अगर मैं यहाँ पर थीटा को रिप्लेस करता हूँ 2 पाई प्लस थीटा से, सो इट विल बी लाइक e टू द पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर 2 पाई आयोटा। और 2 पाई आयोटा की अगर मैं बात करूंगा तो e टू द पावर आयोटा थीटा इट विल बी लाइक cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। सो यहाँ से कितना आ रहा है e टू द पावर आयोटा थीटा। सो आप बोल सकते हैं कि e टू द पावर आयोटा थीटा, जिसको हम यूलर्स फंक्शन बोलते हैं, यूलर फंक्शन इज periodic function
with fundamental time period 2 pi। सो ऑफ कोर्स ये इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा अब यहाँ से आगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए बहुत सी बार क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट को लेकर हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ आर्ग्यूमेंट को कैसे डील करना होता है एक क्रिस्टल क्लियर वे में। हमने कहा कि जब भी आपको, यहाँ लिखते हैं, जब भी आपको z दिया गया हो, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इसको आपने लिखा r e टू द पावर आयोटा थीटा, r e टू द पावर आयोटा थीटा। सो थीटा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसको आप लिख रहे हैं tan इनवर्स y अपॉन x। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब y नेगेटिव होता है, जब x पॉजिटिव होता है, मतलब डिफरेंट केसेस के लिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग पहली चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे जो थीटा है वो बिलोंग्स फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, वेयर प्लस पाई इज इंक्लूडेड। आपको सबसे पहले यहाँ पर अल्फा फाइंड करना चाहिए। अल्फा जब आप फाइंड करेंगे तो ये अल्फा दिया जाएगा tan इनवर्स विदाउट कंसिडरिंग साइन ऑफ x एंड y, मतलब मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x। तो अब कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, इससे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। और इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा यहाँ पर, इसके बाद में क्या करना है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। अगर x एंड y आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ऐसे कंडीशन में थीटा बराबर अल्फा पुट कर दो। अगर ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट की साइड लेके जाते हैं तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। अगर बेटा ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट के पास लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। अगर ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं तो थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। क्लियर है? यहाँ पर है आपका थीटा पाई बाई टू, यहाँ पर है बेटा आपका थीटा जीरो, यहाँ पर है आपका थीटा पाई, यहाँ पर है आपका थीटा माइनस पाई बाई टू। यहाँ सर माइनस पाई बाई टू क्यों है? अरे देखिए बेटा यहाँ पर रेंज दी गई है, प्रिंसिपल रेंज दी गई है जो आपको बता रहा है, जो आपको बता रहा है कि किस तरीके से थीटा यहाँ पर वेरी करने वाला है। जरा बताएं सभी स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यहाँ तक आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ओके वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सीखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सीखते हैं बेटा इन चीज़ों को। सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो ओनली 3, इट मीन्स ये एक्चुअल में तो रियल नंबर है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, आप लिख सकते हैं 3,0। क्लियर है? इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 3 e टू द पावर आयोटा 0। क्लियर है? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। आप इसे लिख सकते हैं 3 एंगल 0। सर कैसे पता चला? अरे यार देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये है रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब थीटा 0। ये देखो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट नेगेटिव, ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। रियल पार्ट, अच्छा आपको तो दिखाई नहीं दे रहा ना, मार्क करना पड़ेगा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, नेगेटिव रियल पार्ट नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट। ठीक है? सो यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें रियल पार्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो कॉम्प्लेक्स अगर रियल हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? डायरेक्टली 0। इसी तरह से अगर आपको दिया जाए -5, तो आप क्या बोलेंगे सर? -5 प्लस आयोटा 0।
सो पॉइंट्स हो गया -5, 0, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे -5 e टू द पावर। अब देखिए एंगल कितना होगा बेटा यहाँ पर पाई, सो आप बोलेंगे आयोटा पाई, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपने उस डायग्राम को देखा और बोल दिया कि ये आपका आंसर होगा। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में, अच्छा आर की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू, ये आर होता है ना तो आर तो पॉजिटिव रहेगा ना। ये बन जाएगा बेटा आपके पास 5 e टू द पावर आयोटा पाई, और इसको आप लिख सकते हो 5 पाई, इसको आप लिख सकते हो 5 पाई। अच्छा मान लीजिए आपको दिया गया 3 आयोटा, सो कैसे लिखेंगे आप इसे, 3 आयोटा इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट है, तो सबसे पहली चीज़ तो रियल पार्ट तो ज़ीरो हो ही गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0 + 3 आयोटा, सो इट विल बी लाइक 0, 3, सो आप बोल सकते हो 0 × वेट, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 × e टू द पावर आयोटा π/2, 3 एंगल π/2। मेरे ख्याल से सारी फॉर्म्स क्लियर हो गई यार, एक बार बोल दो जल्दी से, सारी फॉर्म्स क्लियर हो गई तो आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, काम के पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सो अब मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स ले रहा हूँ। z1 = 1 + आयोटा, z2 = 1 - आयोटा, z3 = -1 + आयोटा, z4 = -1 - आयोटा। सर अगर इसके लिए मैं बात करूँ, देखिए आर की वैल्यू, आर कैसे फाइंड करते हैं, कोई ऐसा हो जो बेचारा कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ, आर = x² + y²। तो आप देख सकते हैं, एक के लिए फाइंड करके बता देता हूँ, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इज √2, सबके लिए √2 रहेगा, √2 ऑल्सो √2, इसके लिए भी √2, इसके लिए भी √2। बट जब आप फाइंड करेंगे अल्फा, तो देखिए जरा अल्फा कैसे सिखाया आपको, tan 1 y/x, तो ये बन जाएगा बेटा tan 1 1, सो अल्फा = आ रहा है π/4। सो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर, क्योंकि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला केस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो थीटा बराबर अल्फा होता है वहां पर, तो e टू द पावर π/4। दूसरा अगर आप देखेंगे बेटा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बात करेंगे तो थीटा बराबर -अल्फा होता है, तो ये बन जाएगा e टू द पावर -आयोटा π/4। तीसरा अगर आप देखेंगे बेटा, तो रियल पार्ट नेगेटिव है, इट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा ये होता है पाई - π/4, सो माइनस आयोटा पाई - थीटा। और जो आखिरी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर तो लगाओ -आयोटा पाई - π/4। तो ये आर्ग्यूमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि इन सभी एग्जांपल्स की मदद से आप समझ गए कि आर्ग्यूमेंट को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा। ओके, वेरी गुड। सो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अब किस तरीके से डील करते हैं। क्वेश्चन इज z = 1 - आयोटा 1 + आयोटा। आपको इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। रिड्यूस एक्सप्रेशन मतलब आप तो सिंपल वर्ड में मान के चलो कि आपको इसको x + आयोटा y की फॉर्म में रखना है, बस x + आयोटा y की फॉर्म में रखना है।
ट्राई करेंगे आप कि मैं सॉल्व करूं? एक बार मुझे बता दो, मैं उसी हिसाब से वेट करूं, कहीं पता चले मैं वेट कर रहा हूं आप ट्राई ना करें। ट्राई करेंगे आप? ठीक है, ट्राई करो बेटा। माइनस आयोटा, अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, तो मैं एक बार वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ। सो R1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1। Z1 जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास में क्लियरली मैंने बताया था कि ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये Z1 बोलो Z बोलो एक ही बात है, मैंने गलती से इसको Z1 लिख दिया यहाँ पर। सो ये बन जाएगा आपके पास में √2 डिवाइड बाई √2। आपको याद आया होगा, जब दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिवाइड किया जा रहा है तो उनका जो मॉड्यूलस दिया जाता है वो भी डायरेक्टली इंडिविजुअली फाइंड करके डिवाइड कर दो बस। तो R1 इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 1। अच्छा, θ1 अगर फाइंड करना है तो आपको ये भी याद होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड किया जा रहा है तो थीटा, एक नंबर वाले का थीटा, एक नंबर वाले का आर्ग्यूमेंट और दो नंबर वाले का आर्ग्यूमेंट माइनस करना है। तो एक नंबर वाले का आर्ग्यूमेंट अभी अभी ऊपर मैंने बताया माइनस पाई बाई 4 है, माइनस दो नंबर वाले का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 है, तो ऐसे में ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2। सो एक्चुअली Z1 को आप लिख सकते हैं R1 ई टू द पावर आयोटा θ1 प्लस सॉरी इक्वल्स टू 1 ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2। इसे आप लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा। आई थिंक आप सभी लोगों ने ऐसे ही किया होगा। सो मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स अब आप लोगों को क्लियर हो गए, तो मैं अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ। अब बेटा मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा कोर पार्ट के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कोर पार्ट के अंदर अब यहाँ से हम लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कोर पार्ट के अंदर एंटर करेंगे, वो कोर पार्ट जहाँ से एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से।
चलिए, सो अब हम लोग इसके कोर पार्ट के अंदर मूव करते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है कोची रीमन कंडीशंस। सर ये कोची रीमन कंडीशंस क्या होती है? देखिए, हमें चेक करना होता है कि एक फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं है। सर ये एनालिटिक फंक्शन का क्या मतलब होता है? मैं थोड़ा सा थ्योरी कम लिखने की कोशिश करूंगा जिससे कि समय बचेगा और चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा काम कर पाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, आप लोग मुझे एक सेकेंड देना। एक सेकेंड आप लोग मुझे दीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड बेटा। आई थिंक अभी परफेक्ट है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अबाउट एनालिटिक फंक्शन। क्या होते हैं एनालिटिक फंक्शन? क्योंकि वहाँ से हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो थोड़ा सा एनालिटिक फंक्शन के बारे में आइडिया रहेगा ना, चीज़ों को बेहतर आप समझ पाएंगे। देखिए, एनालिटिक फंक्शन अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूँ तो एक ऐसा फंक्शन जो पर्टिकुलर पॉइंट के साथ साथ अपने नेबरहुड पॉइंट्स के ऊपर भी अगर डिफरेंशिएबल होता है तो उसे हम एनालिटिक फंक्शन बोल देते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा। अ फंक्शन a function f of z is said to be said to be analytic at a point z dot। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन f of z को एनालिटिक बोला जाएगा if f is differentiable differentiable not only not only at z naught but at every point every point of some neighborhood points some neighborhood of z naught।
क्लियर है, मतलब अपने नेबरहुड पॉइंट्स के साथ में भी वो डिफरेंशिएबल हो, सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने से काम नहीं चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अ फंक्शन f of z इज एनालिटिक। हमारा जो सिलेबस है ना उसके अंदर पहला टॉपिक एनालिटिक फंक्शन ही दिया गया है, लेकिन जो अभी तक मैं बता रहा था वो कुछ बेसिक्स थे। इन अ डोमेन if it is analytic at every point of the domain, क्लियर है, मतलब अगर डोमेन, जिस डोमेन में आप उसे एनालिटिक बोल रहे हैं, अगर उसके हर एक पॉइंट पर वो एनालिटिक हो तो ऐसी कंडीशन में आप एक पर्टिकुलर डोमेन में उसे एनालिटिक बोल सकते हैं। द पॉइंट at which the function is not differentiable is called a singular point of the function। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट को उसका सिंगुलर पॉइंट बोला जाएगा। A function which is analytic everywhere in the कॉम्प्लेक्स प्लेन, किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आपका फंक्शन सब जगह एनालिटिक हो, इज नोन एज एन एंटायर फंक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज analytic function is also known as होलोमॉर्फिक। ये कुछ टर्म है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। होलोमॉर्फिक, रेगुलर या फिर मोनोजेनिक, ऑल्सो नोन एज मोनोजेनिक फंक्शन। सर फंक्शन कैसा होता है पहले ये तो बताओ। देखो बेटा, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये क्या है बेटा? आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। सो ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है उसकी चर्चा हो रही है। तो हमने बोला कि अगर वो सिर्फ उस पॉइंट के साथ साथ अपने नेबरहुड पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक है। हमने कहा ये कैसे पता चलेगा कि वो एनालिटिक है या नहीं है? उसके लिए आपको सीआर कंडीशंस, जिसे हम बोलते हैं कोचे रीमन कंडीशंस, की स्टडी करनी पड़ेगी। सर ये क्या होती है?
कोची रीमान थ्योरम और बोल सकते हैं कोची रीमान कंडीशन। देखिए हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर ये मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं तो 13 से 15 साथ के साथ एप्टीट्यूड के 10 नंबर 25 नंबर का सेक्शन है जो आप कवर कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो कोची रीमान कंडीशन या कोची रीमान थ्योरम क्या बोलता है? ये बोल रहा है द complex function f of z equals to ux comma y plus iota v x comma y is to differentiable if it satisfied satisfies the following two conditions of Cauchy-Riemann थ्योरम। कोची-रीमान थ्योरम को अगर वो सेटिस्फाइड करे, सो व्हाट इज कोची-रीमान थ्योरम? ये बोल रहा है ux इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव से, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। uy इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं CR इक्वेशंस। एंड द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज ux uy vx vy are continuous function of x and y। ये continuous function होना चाहिए x and y की। चलिए, सो मुझे लगता है बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ कुछ कंफ्यूजन रहे होंगे, लाइक ux क्या है। देखिए ux का मतलब है डेल u बाय डेल x, uy का मतलब है डेल u बाय डेल y, vx का मतलब है डेल v बाय डेल x एंड vy का मतलब है डेल v बाय डेल y। ये आपके पास में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन से अगर मैं शुरुआत करूं कि कैसे चेक किया जाता है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल हमें दिया गया है, डिटरमाइन whether 1 by z is analytic or not. So f of z equals to 1 by z। so सबसे पहला स्टेप होता है इसको u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखना। कैसे लिखेंगे इसको? देखिए u प्लस आयोटा v की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y। हमने x माइनस आयोटा y न्यूमरेटर में, x माइनस आयोटा y डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया बेटा x माइनस आयोटा y डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो ये बन गया x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो अब आपके पास में u एंड v को हमने डिफाइन कर दिया, u एंड v को हमने डिफाइन कर दिया। सो अगर मैं अलग से इसको लिख दूं, u इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, v इक्वल्स टू माइनस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा,
सो अब अगर हम लोग इसके अंदर बात करें यू एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ बेटा, यू एक्स मतलब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक बार यहाँ आ जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन वन, एक्स को एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। सो यहाँ से आपके पास में आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यू वाई की अगर मैं बात करूँ सो ये बन जाएगा आपके पास में टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अब अगर मैं फाइंड करूँ बेटा वी एक्स, तो ऑफ कोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो वी एक्स आपके पास में आने वाला है वो भी बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस टू एक्स वाई। अरे पार्शियल डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसके अंदर। टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा अगर आप फाइंड करेंगे वी वाई सो वी वाई पर अगर मैं चर्चा करूँ तो ये आपके पास में आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, टू वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो क्लियरली यहाँ पर बेटा एक चीज देखी जा सकती है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, साथ के साथ यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है सब जगह, तो ऑफ कोर्स एनालिटिक भी होगा, एनालिटिक एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के z बराबर जीरो। क्यों सर? क्योंकि जीरो के ऊपर ये देखिए जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, इधर भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही होगी, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यू एक्स कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते तो ये यहाँ पर एनालिटिक भी नहीं हो सकते। तो सिर्फ जीरो पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह ये एनालिटिक होंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है, अगर बेटा ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग मुझे चेक करके बताएंगे, आप लोग चेक करके बताएंगे। बोले बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताएं बताएं बताएं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे बताओ यार। हाँ, थोड़ा सा मैसेज डिले आता है इसके अंदर, तो आप लोग तुरंत रिप्लाई कीजिए। अच्छा एक सिंपल सा केस मैं आपको देता हूँ। लेट अस सपोज w विच इज f ऑफ z इक्वल्स टू z स्क्वायर। सो आपको चेक करना है कि एनालिटिक है या नहीं है, एनालिटिक है या नहीं है, चेक करेंगे। ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए।
चलिए, सो आंसर जो आ रहे हैं नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले z क्या होता है? z क्या होता है बेटा? z होता है x प्लस आयोटा वाई। तो z स्क्वायर क्या होगा ये आपको डिफाइन करना था, तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा। मतलब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये कोर टॉपिक है आपका। एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है फ्रिक्वेंटली। प्लस 2x आयोटा वाई। देखिए, तो जेड स्क्वायर जो आ रहा है वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। इसको u प्लस आयोटा v से आपने कंपेयर किया, सो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर v इक्वल्स टू 2xy। u मिल गया बेटा, v मिल गया। अब आपको चाहिए ux, सो ux इज 2x। आपको चाहिए बेटा uy इज माइनस 2y। vx ये बन रहा है बेटा 2y एंड vy ये बन रहा है 2x। ये क्या बन रहा है आपके पास में? 2x। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर चेक करें ux इक्वल्स टू vy, तो ux इक्वल्स टू vy है। uy इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx, देखो ये भी है तो, और ये कॉन्टिन्यूस भी है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो जिन्होंने नो बोला है, अनिकेत, पवन, आपको क्लियर हो गया होगा। रजत यस बोल रहे हैं तो रजत रजत को तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ये बड़े काम की चीज है, एग्जाम के अंदर काफी ये सब चीजें पूछी जाती है। एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर। एक और केस देता हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग गलती ना करें, इसमें आप लोग गलती ना करें। सपोज सपोज आपको दिया गया है w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड विच इज मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। चलिए चेक करके मुझे बताएं कि ये एनालिटिक है या नहीं है। चेक करके मुझे बताएं। चेक करके बताएं बेटा ये एनालिटिक है या नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो, इस आंसर को और किस तरीके से मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक बता सकूं, और सिस्टमेटिक इसको कैसे बताया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आंसर को और सिस्टमेटिकली आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर जो है ना वो 90% तक सही है। सबसे पहले ये क्या चीज है, देखिए, मॉड ऑफ जेड क्या होता है? ये होता है सर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने कर दिया इसका स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आप कहेंगे सर इसमें u क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर इसमें v क्या आ रहा है? जीरो। तो हमने कहा ux कितना आएगा? आपने कहा सर 2x। हमने कहा uy कितना आएगा? आपने कहा सर 2y। हमने कहा vx कितना आएगा? आपने कहा जीरो। हमने कहा vy कितना आएगा? आपने कहा जीरो। तो क्या ux इक्वल्स टू vy है सर, है। एट z इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू जीरो पे। क्या यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स? बिल्कुल है बेटा, एट जेड इक्वल्स टू जीरो पर, मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जीरो के ऊपर। बोलो यार। सो ये कंडीशन जो है आपकी z इक्वल्स टू जीरो के ऊपर सेटिस्फाइड हो रही है।
तो z इक्वल्स टू 0 पर आप इसे एनालिटिक मान सकते हो, लेकिन किसी और पॉइंट के ऊपर इसे एनालिटिक नहीं माना जा सकता। बोलिए यस और नो, बोलिए बेटा यस और नो। अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में आपको बताऊं, तो देखो ये यूएक्स और यूवाई जो है, यूएक्स और यूवाई ये सिर्फ जीरो पर बराबर हो रहा है, लेकिन एनालिटिक की कंडीशन क्या बोल रही है कि जीरो पर मतलब उस पॉइंट पर और उसके नेबरहुड पॉइंट्स पर, उसके नेबरहुड पॉइंट्स पर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना। उसके नेबरहुड पॉइंट्स पर भी क्या होना चाहिए, उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पर क्या ये उसके नेबरहुड पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है? क्या क्या नेबरहुड पॉइंट्स पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो अगर इसको आप और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आप बोलेंगे कि जीरो के ऊपर ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, पर इसके नेबरहुड पॉइंट्स के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो आप कहेंगे जीरो पर ये डिफरेंशिएबल जरूर होगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीरो पर ये एनालिटिक होगा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर एनालिटिसिटी एनालिटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि जीरो पर नहीं, जीरो के आसपास के पॉइंट्स, नेबरहुड पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिए। f is not f is differentiable not only at z naught but also every point of some neighborhood of z naught। मतलब जिस पॉइंट पर आप बोल रहे हैं, जैसे कि मैं z बराबर 0 पर अभी मैंने बोला कि ये एनालिटिक होगा, पर मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूं, क्योंकि ये एनालिटिक नहीं, वर्ड्स क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होगा। सो z बराबर 0 पर बेटा ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन एनालिटिक होने के लिए z बराबर 0 के नेबरहुड पॉइंट्स के ऊपर भी। अच्छा बच्चे सोचेंगे सर ये नेबरहुड पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे z बराबर 0 ये पॉइंट है, तो एक पर्टिकुलर रेडियस का एक छोटा सा सर्कल में बनाऊंगा, ये सारे पॉइंट जो इसके अंदर आएंगे ना, इनको नेबरहुड पॉइंट्स बोलते हैं। सो उनके ऊपर भी ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पर नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब आप इसे एनालिटिक नहीं बोल पाओगे। हाँ z बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल बोल पाओगे। सो आपका आंसर मुझे बिल्कुल सही लगा, ये डिफरेंशिएबल, ये एनालिटिक नहीं है। एक बार बोलेंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया तो मैं एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। बोलिए बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल तुषार क्लियर हो गया, चलिए वेरी गुड। सो f of z इक्वल्स टू ln z। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको और चेक कर लो बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसको और चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ यहाँ से। चेक करके बताएं बेटा। देखिए एल एन जेड को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है। मैं एल एन जेड को थोड़ा सा अलग से पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यू प्लस आयोटा वी इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस आयोटा वाई। एल एन एक्स प्लस आयोटा वाई को थोड़ा सा मैं अलग से समझा देता हूँ। एक्स प्लस आयोटा वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसे आप लिख सकते हैं एल एन आर ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एल एन आर प्लस एल एन ई आयोटा थीटा इक्वल्स टू हाफ एल एन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा, थीटा का मतलब टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आपका एक्चुअल में ln x प्लस आयोटा वाई है। सो u इक्वल्स टू हाफ ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अच्छा, ये देखने के बाद में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोचे कि हाँ अब सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अब तो मैं ही बता देता हूँ। यू एक्स जो आप फाइंड करेंगे बेटा, ये आ रहा होगा आपके पास 1/2 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है आपके पास में, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू वाई इक्वल्स टू, ये सर हमारे पास में आ रहा है वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी एक्स इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। सो ओवरऑल जो वी एक्स आ रहा है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। वी वाई जो आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स, तो ये बन गया x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये कहना गलत नहीं होगा, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, सब जगह बस एक्सेप्ट वन पॉइंट विच इज z इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से वंस अगेन आप देख सकते हैं नॉट डिफाइन नहीं है, 0/0 फॉर्म बन रही है। चलिए, सो मेरे ख्याल से इतनी कहानी आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी। अच्छा, ये जो फॉर्म आप पढ़ रहे हैं बेटा, इसको पोलर फॉर्म में भी, ये जो सी आर कंडीशंस है इनको पोलर फॉर्म में भी समझाया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कैसे पोलर फॉर्म में ये इक्वेशंस, ये सी आर कंडीशंस आपको देखने की मिलेगी। तो यहाँ पर सी आर कंडीशंस in polar, or we can say that Euler's coordinate. Sometimes complex function can be solved easily by the help of polar function, polar coordinate or Euler's coordinate. So how can we define CR condition in polar coordinates? Let's see. First, let's consider W equals to f of z, or f of z can be written as r e to the power iota theta. Now, W equals to u plus iota v equals to f of r e to the power iota theta equals to f of z. This will be equation number 1. This will be equation number 1. Now differentiate W with respect to r. So it will be like u r iota v r, or we can say that e to the power iota theta f dash r e to the power iota theta. I think this is very easy term. You can clearly understand this term. This is step e to the power e to the power iota theta f dash z. Question number 2. Now differentiate W with respect to theta. So it will be like u theta plus iota v theta is equal to iota r e to the power iota theta f dash r e to the power iota theta iota r e to the power iota theta f dash z. This will be equation number 3. So from equation 2 and equation 3, from equation number 2 and equation number 3, iota r ur plus iota vr equals to u theta plus iota v theta. देखो लिख सकते हैं ना ऐसा,
देखिए बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को आई आयोटा आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन नंबर 3 के बराबर हो जाएगा। सो ऐसे में क्लियरली आप देख सकते हैं आयोटा आर यू आर प्लस आयोटा स्क्वायर तो ये बन जाएगा बेटा माइनस आर वी आर इक्वल्स टू यू थीटा प्लस आयोटा वी थीटा। So I think this term should be equals to this. So u r equals to 1 upon r v theta and minus r v r equals to v theta. So there is little bit confusion. Wait. सो ये इमेजनरी पार्ट है बेटा, ये इमेजनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। सो इमेजनरी से कंपेयर होगा आर यू आर equals to v theta. So now it will be better. So u r equals to 1 upon r v theta. I think सभी को ये क्लियर है। माइनस आर वी आर इक्वल्स टू यू थीटा। सो ये रिजल्ट भी आप दोनों को क्लियर है। तो अगर हम पोलर फॉर्म में बात करें तो ये वो दो कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम के अंदर ये कंडीशंस ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम में डायरेक्टली हमें ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा, क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा, क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जरा मैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ। जैसे कि एक टर्म कभी कभार हमें ऑप्शंस में देखने को मिल जाती है विच इज ऑर्थोगोनल कर्व। सर ये ऑर्थोगोनल नाम से तो पता चल रहा है क्या है, फिर भी एक बार अगर हम लोग इसे देखना चाहें तो क्या होते हैं ऑर्थोगोनल कर्व, जरा देखिए। ये बोल रहा है टू कर्व्स आर said to be orthogonal to each other when they intersect at right angle at each of their point of intersection। अगर वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे ऑर्थोगोनल कर्व बोल सकते हैं। सर कैसे? देखिए, द एनालिटिक फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, द एनालिटिक फंक्शन f of z equals to u plus iota v consists of two families of curves u x comma y equals to c1 and v x comma y equals to c2, which form an orthogonal system। ये अगर कोई फंक्शन f of z ऑर्थोगोनल एनालिटिक है तो उसकी जो दो फैमिली ऑफ कर्व है वो दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल होने वाले हैं। सर कैसे होने वाले हैं? देखिए, हम इस बात को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेट्स से सपोज u x y इक्वल्स टू c1 पहला फैमिली ऑफ कर्व है और v x y इक्वल्स टू c2 दूसरा फैमिली ऑफ कर्व है। सो अगर मैं u को डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो ऑफकोर्स डेल u बाई डेल x और dx, क्योंकि u किसी का भी फंक्शन हो सकता है। सो डेल u बाई डेल y और y
किसी का भी फंक्शन हो सकता है, x किसी का भी फंक्शन हो सकता है सॉरी, और y किसी का भी फंक्शन हो सकता है, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जो dy/dx मेरे पास में आ रहा है वो आ रहा है माइनस डेल u डेल x डिवाइडेड बाय डेल u डेल y। इसको हमने बोल दिया m1। इसी तरीके से अगर v की मैं बात करूँ बेटा तो डेल v डेल x dx प्लस डेल v डेल y dy equals to 0. So m2 equals to dy by dx is equals to minus del v by del x divided by del v by del y। क्लियर है? इसको हमने क्या बोल दिया m2। सो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू क्या आने वाला है माइनस डेल u बाय डेल x डेल u बाय डेल y माइनस डेल v बाय डेल x डिवाइड बाय डेल v बाय डेल y इक्वल्स टू -1। क्लियर है? -1 आने का मतलब क्या है सर? -1 आने का मतलब क्लियरली यही है कि दोनों परपेंडिकुलर। तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपके पास में एक ऑर्थोगोनल फंक्शन दिया गया है f ऑफ z तो उसके जो दो कर्व आने वाले हैं फैमिली ऑफ कर्व, देखिए एक कर्व ऐसे और एक कर्व ऐसे। तो अगर मैं बात करूँ इसकी टेंजेंट, अगर मैं बात करूँ बेटा इसकी टेंजेंट तो ये 90 डिग्री पर आने वाला है। एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ जल्दी से, फास्ट एंड फास्ट क्लियर हो जाना चाहिए यार, जल्दी से बोल दीजिए। क्लियर, ओके वेरी गुड। एक और टर्म होती है वो भी मैं आपको पैरेलली बता देता हूँ विच इज होम हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन देखिए एनी फंक्शन which satisfied the Laplace equations is known as हार्मोनिक फंक्शन, नॉन एज हार्मोनिक फंक्शन। अब ये लाप्लास इक्वेशन क्या होती है सभी लोग जानते हैं, u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इक्वल्स टू 0, v एक्स एक्स प्लस v वाई वाई इक्वल्स टू 0। जो नहीं जानते हैं उसके लिए अच्छे से भी लिख देते हैं, और डेल टू वी डिवाइड बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी डिवाइड बाय डेल वाई टू इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतनी कहानी? तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा एनालिटिक फंक्शन के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं बात को। इफ f of z equals to u plus iota v is an analytic function, then u and v are both हार्मोनिक फंक्शन। कैसे? देखिए जरा, f of z इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, f of z इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अगर मैं यहाँ फाइंड करूँ डेल u डेल x इक्वल्स टू डेल v
डेल वी डेल वाई। ये तो होता है, क्योंकि क्यों होता है सर ऐसा? ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये आपके पास में एनालिटिक फंक्शन है। तो अगर मैं इसको फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, सो डेल टू यू डेल एक्स टू इक्वल्स टू डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। डेल यू डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी डेल एक्स, हमने कहा अब इसको वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, माइनस डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई। सो इक्वेशन नंबर 2, सो एक इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, डेल टू यू डेल एक्स टू डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी। अच्छा मैंने यहाँ डेल एक्स पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वली होते हैं, ये दोनों इक्वली होते हैं, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये बन गया यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0। देखिए सिमिलरली बेटा, सिमिलरली बोलिए क्लियर हुआ है नहीं हुआ? So just take a screenshot from analytic function. Analytic function. Just take a screenshot.
चलिए, तो इतनी कहानी आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। देखिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं जो आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। वो बेसिक पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। उसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक पॉइंट्स अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाइपरबोलिक में रिलेशंस क्या होते हैं। सो वो चीज़ें मैं अब यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए, बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए कैसे आप लिखते हैं इन चीज़ों को। ई एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू बेटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ साइन हाइपरबोलिक एक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये होता है ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, कॉस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से tan हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसी तरीके से बेटा अगर आपको ज़रूरत पड़े कॉट हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू ये बन जाएगा ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। sec hyperbolic x equals to 2 divided by ex plus e to the power minus x. Cosec hyperbolic x equals to 2 divided by ये कुछ बेसिक रिलेशंस है। लाइक गेट कभी डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब पहले बहुत पहले पूछा था, लेकिन आप ध्यान रखें कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, तो आगे से आप ध्यान रखें इन फॉर्मूलाज को। इसी तरीके से बेटा साइन आयोटा एक्स, ये होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस आयोटा एक्स इक्वल्स टू ये होता है बेटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। टेन आयोटा एक्स ये होता है बेटा आपके पास आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल्स टू ये होता है आयोटा साइन एक्स। कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल्स टू ये होता है आपके पास में कॉस एक्स। टेन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल्स टू आयोटा टेन एक्स। साथ में मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज cos hyperbolic x. Differentiation of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x. सी ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स है। सर ये कैसे काम आएंगे, ये हमारे एग्जाम में कैसे काम आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने रियल और इमेजिनरी पार्टी पूछ लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ तो बाद की बात है। अगर सिर्फ यही पूछ लिया साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, बताओ जरा। तो हमने कहा साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस cos x sin आयोटा y। तो कैसे सॉल्व करेंगे जब ये चीज़ें पता ही नहीं होगी, इसलिए cos आयोटा y को आप क्या लिख सकते हो बेटा cos हाइपरबोलिक y प्लस cos x एज इट इज। sin आयोटा y को कैसे लिख सकते हो sin हाइपरबोलिक y आयोटा। तो ये बन जाएगा आपका रियल पार्ट और ये बन जाएगा बेटा आपका इमेजिनरी पार्ट। बोलिए क्लियर हुआ नहीं हुआ, या सुनो या सुनो या सुनो बेटा। इसी तरीके से ये रिजल्ट्स तो बहुत ही रेयर काम आते हैं, बहुत ही रेयर, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर आप याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ही रेयर काम आते हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, मतलब आप चाहें तो इनको तो छोड़ भी सकते हैं। लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, इसको मैं प्रूफ भी करवा सकता हूँ। क्या प्रूफ की जरूरत है, एक बार जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा। क्या प्रूफ की जरूरत है, इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। क्या प्रूफ की जरूरत है?
कि सर ये कैसे आया? नहीं, वेरी गुड, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। cos hyperbolic inverse x is log x plus root over x square minus 1। ऐसे बेटा sec hyperbolic x equals to log 1 plus रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो ये तीनों रिजल्ट आप ध्यान रखें, हो सकता है बहुत रेयर, अच्छा जरूरत पड़े कभी हो सकता है, कभी हो सकता है कॉसेक हाइपरबोलिक। सर टेन और कॉट कैसे, वो तो आप डिवाइड करके फाइंड कर ही लेंगे। तो ये बन जाएगा लॉग 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। कुछ इस तरीके से हाइपरबोलिक इनवर्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेटा ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको आज बताई है वो आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में इस तरह की चीज़ें हमसे पूछ ली जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन भी बता देता हूँ। वो बोला था कि लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर आयोटा इक्वल्स टू, ये तो सबको पता है, माइनस ऑफ रूट ओवर माइनस 1, देन cos z होल बार है, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन cos z, बी ऑप्शन cos z बार, सी ऑप्शन sin z, डी ऑप्शन sin z बार। देखिए बेटा क्या किया होगा हमने यहाँ पर, सबसे पहले cos x प्लस आयोटा बार को हमने डील किया होगा। ये क्या होता है सर? cos x प्लस आयोटा बार, अगर मैं इसके x प्लस आयोटा वाई इसके होल बार की बात करूं तो ये हो जाएगा बेटा cos x cos cos आयोटा y माइनस sin आयोटा y sin x, इसका होल बार, इसका होल बार। देखिए बेटा ये इसका होल बार अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो cos x तो एज इट इज, cos आयोटा को हमने लिख दिया होगा cos हाइपरबोलिक माइनस आयोटा sin x sin हाइपरबोलिक y, इसका होल बार। ओके, सो ये बन गया बेटा cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका होल बार है, होल बार है, सो sin x sin हाइपरबोलिक y। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसे, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos x cos ऑफ हाइपरबोलिक y को आयोटा y लिख सकता हूँ, प्लस sin x आयोटा sin हाइपरबोलिक y को sin आयोटा y लिख सकता हूँ। तो दिस विल बी cos x माइनस आयोटा y, और इसे बेटा मैं लिख सकता हूँ cos z बार। सो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप बोल सकते हो कि सर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बोलिए बेटा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? इस तरीके से वो जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये हो गया था, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। देखिए कभी कभी लिमिट फाइंड करने के लिए भी आ जाता है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन वहां पर हमें देखने को मिलता है। मैं दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन।
लेट्स से सपोज अगर आपको दिया गया हो लिमिट z टेंड्स टू 0 z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z, तो आप सबसे पहले इसको x और y की फॉर्म में लिखेंगे। लिमिट x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z टेंड्स टू 0 मीन्स x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 को बाहर रखना है और यहाँ पर भेजना है लिमिट y टेंड्स टू 0 को। ये बन गया बेटा x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे मैंने y यहाँ पर 0 किया, ये बन गया मेरे ख्याल से, जैसे y को 0 कर, देखिए 0 0, यहाँ ऊपर बच गया s, x नीचे भी बच गया x, तो x x कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू बचा सिर्फ 1 लिमिट। अब आपको y को बाद में पुट करना है, पहले x को पुट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस आयोटा y। ये शायद कैलकुलस में मैंने ये चीजें सिखाई थी आपको, दो वेरिएबल की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो अब पहले आप x को पुट करें, जैसे x को पुट करेंगे ये बन जाएगा y डिवाइड बाय y। सो y डिवाइड बाय y इज ओनली y बच रहा है, यहाँ पर ओनली y बच रहा है अगर आप देखें तो, क्योंकि x 0 आपका पुट हो चुका है, तो ये बन रहा है आयोटा y डिवाइड बाय y। सो y से y तो कट गया, y से y तो कट गया, तो यहां से क्या 1 बच रहा है क्या, एक बार जरा देखिए 1 बच रहा है या आयोटा बच रहा है, 1 बच रहा है कि आयोटा बच रहा है। देखिए जरा, अगर आयोटा बच रहा है तो जो मैं बनाना चाह रहा था वो क्वेश्चन बना नहीं, अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए पहले x 0 पुट करो, तो ये बन गया आयोटा y डिवाइड बाय रूट वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को तो y लेंगे, तो यहाँ y से y कैंसिल आउट होके फिर भी आयोटा बच गया। बोलो आयोटा बच रहा है 1 बच रहा है, देख के बताओ जरा। आई बच रहा है ना। सो अगर आई बच रहा है, देखो वैसे तो मैं आई नहीं बचाना चाह रहा था, लेट से सपोज सपोज मान लो है ना, मान लो, मानो ये येलो से लिख रहा हूं, मानो कि यहाँ 1 आ जाता। देखो अगर आयोटा आ रहा है, इफ f1 नॉट इक्वल्स टू f2, तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सपोज यहाँ पर 1 आ जाता, सपोज सपोज, क्योंकि अब वो क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं, मैंने ये इसी चक्कर में फॉर्म किया कि दोनों पे वैल्यू सेम आएगी। तो क्या होगा, f1 इक्वल्स टू f2 आ गया। अब आपको क्या करना है, y बराबर mx पुट करना है। क्या करना है बेटा, y बराबर mx पुट करना है। तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा mx डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर पुट करना है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो न्यूमरेटर से भी x, डिनोमिनेटर से भी x, तो ऊपर बच रहा है 1 प्लस आयोटा और नीचे बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ रही है 1 प्लस आयोटा रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ये बेटा फंक्शन ऑफ m आ जाता है तो आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये फंक्शन ऑफ x नहीं आता और f1 f2 के बराबर ही आ जाता है, तो फिर आप पुट करके देखेंगे y बराबर mx स्क्वायर। शायद कैलकुलस में ये बात मैंने आपको बताई है, वो भी अगर इनके बराबर आ जाता तभी आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट है। अदरवाइज आप क्या कहेंगे बेटा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज आप क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर एम भी है। बोले पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स, बेटा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो इस एक पॉइंट का, और बस इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं फ्राइडे को सॉल्व करवाऊंगा। फ्राइडे को इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि क्लास तो थर्सडे तक ही है, तो थर्सडे तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर फ्राइडे को यूट्यूब पर सॉल्व करवा दूंगा इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। सॉरी। सो उम्मीद करता हूँ बेटा जो भी आपको बताया होगा वो
अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।